चलिए देखिए, संकेत के बारे में 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। संकेत या इसको प्रतीक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? प्रतीक। ठीक है, तो संकेत या प्रतीक क्या होता है समझिए। कोई भी ध्यान रखिएगा, तत्व होता है, तत्व जो होता है ना, उसके अंग्रेजी के नाम के ध्यान रखिए, एक या दो अक्षर लेटर ध्यान रखिएगा, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, उसको सूचित किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संकेत बोलेंगे या प्रतीक बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन लिखना होगा तो हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को किसके द्वारा, इंग्लिश में हाइड्रोजन कहेंगे, तो ये इसका प्रथम लेटर एच आता है, तो एच द्वारा सूचित करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में भी ध्यान रखिएगा क्या होगा, ओ से होगा ना जी, तो ये ओ द्वारा सूचित किया जाएगा। तो अंग्रेजी के ध्यान रखिएगा कि किसी तत्व को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के एक या ध्यान रखिएगा एक या दो अक्षर जिसके द्वारा क्या होता है, उस तत्व का बोध होता है, उसी को क्या बोला जाता है? संकेत या प्रतीक बोला जाता है। ध्यान रखिएगा किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो जान लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण इंग्लिश में बोलेंगे, ध्यान रखिए इसको केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन बोलेंगे। समझिए बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। देखिए, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें जो भी भाग लेने वाले ध्यान रखिएगा पदार्थ होते हैं, उसको तो एक्चुअल में अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो जो अभिकारक होता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनता है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारकों और उत्पादों के संकेतों या सूत्रों का उपयोग किया जाता है, और संकेत और सूत्र को उपयोग करके क्या किया जाता है, उसको संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण बोला जाता है। फिर से करें, समझिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बने हुए पदार्थ होते हैं उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। तो शॉर्ट में इसको लिखना ऐसे है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है संकेतों और सूत्रों की सहायता से, उसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे अगर मान लीजिए ऐसे अगर कह दें कि हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो ये देखिए, इतना लिखने में क्या होगा, एक तो समय भी लगेगा और समय के साथ साथ ध्यान रखिए जगह भी ज़्यादा लगेगा। लग रहा है कि न लग रहा है? तो ये समय और जगह की बचत करने के लिए ही किसका उपयोग किया जाता है? रासायनिक समीकरण के। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो लिखा गया है, बोलिए कि कौन से माध्यम में लिखा गया, कहिएगा हिंदी माध्यम में। कौन से माध्यम में? भाषा बोल सकते हैं, कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आप कहिएगा हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में समझने वाले लोग, यानी कि हिंदी भाषी जो लोग होंगे वही तो इसको समझेंगे अभी। लेकिन इसी को अगर हम कह दें कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? H2O बना दिया, तो इसको पूरे विश्व में आप कहीं भी ले जाइएगा तो कोई भी इसको आसानी से क्या कर सकता है, पढ़ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, जल। तो रासायनिक अभिक्रिया, ये ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में क्यों लिखा जाता है, लिखने से क्या लाभ होता है या क्या फायदा होता है? तो पहला फायदा ये है, ध्यान रखिएगा, कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने से क्या होगा, एक तो जगह की बचत होगा, दूसरा ध्यान रखिए जगह के साथ साथ समय की भी बचत होगा, और तीसरा क्या है कि इसको समझने में ध्यान रखिएगा पूरे विश्व में वैज्ञानिकों को इसके बारे में समझने में क्या होगी, आसानी होगी। चाहे वो हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, कोई भी इसको आसानी से क्या कर सकते हैं। अब यहाँ एच लिखा जाता है, ध्यान रखिए ऐसे, लंदन में जरूर ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं होगा कि हाँ लंदन में ऐसे एच लिखा गया होगा, ऐसा होगा क्या?
या ऐसे एच लिखा जाता होगा, ऐसा तो होगा नहीं। एच वहाँ भी ऐसा ही चलता होगा, यहाँ भी, वहाँ भी ध्यान रखिए ए ऐसा ही चलता होगा, वो वहाँ भी ऐसा ही चलता होगा। तो इसको आसानी से समझ। तो पहले हम लोग लिखेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। लिखिए रासायनिक समीकरण। लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक कहाँ लिखे, किसी रासायनिक, क्या हुआ ये, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, क्या हो गया, कुछ छूट गया क्या? किसी रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है, ठीक है। अथवा इसको दूसरा तरीका से लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। ये बड़ा परिभाषा हो गया होगा, ये वाले याद रखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। या किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण, ठीक है। जैसे अब आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे कह दें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कोई भी जरूरी नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फिर में जिंदगी भर मत रहिएगा, आपसे कुछ भी दे दे, कह दे, ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन, यहाँ समझिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या, हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके, आपस में या परस्पर लिख सकते हैं, आपस में, उसको तगा दें, आपस में ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो अभी तो ये भाषा में लिखा गया है, ये तो संक्षिप्त रूप में नहीं है,
लेकिन इसी को अगर हम ऐसे लिख दें, ध्यान रखिएगा, अब ये नाइट्रोजन है, हम ध्यान रखिएगा भाषा में न लिखे, इसको संकेत के माध्यम से लिख दें। जैसे नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, N, लेकिन ये गैस होता है तो यहाँ पे 2 लगाया जाएगा। जो तत्व, ध्यान रखिएगा, ये जो पदार्थ का है गैस की अवस्था में पाया जाता है, अगर उसका सूत्र बन रहा होगा या संकेत बन रहा होगा तो वहाँ पे क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन भी गैस है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये H2 लिखा जाएगा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया यानी NH3 बना दिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देख रहे हैं कई गो है, इधर नाइट्रोजन कई गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन कई गो है और इधर हाइड्रोजन कई गो है। ये देखिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे, ध्यान रखिएगा, तीसरा पार्ट में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें बताया गया होगा, ध्यान रखिएगा, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होता है। यानी किसी रासायनिक या भौतिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, हमेशा संरक्षित रहता है। क्या रहेगा, संरक्षित रहता है, यानी सेव रहता है, ना घटता है ना क्या होता है, बढ़ता है। आमतौर पर हम लोग देखे होंगे गांव देहात में, ध्यान रखिएगा, जब भात बनाया जाता है तो चावल 1 किलो मिलाया जाता है, चावल तो देखिएगा 1 हंडा हो जाए, मतलब 1 तसला हो जाता है ना। तो गाँव देहात में औरत लोग क्या कहती है, ये चौरुआ बड़ा बढ़त है। वो चौरुआ बढ़त नहीं है, वो उसमें क्या होता है, जल भी होता है ना, तो वो जल, ध्यान रखिएगा, चावल के अंदर सोख जाता है, चावल के अंदर सोख जाता है तब बढ़ता है। अगर वो जल, फिर जलवा कहाँ गया, जल डाला जाता है ना जी भात बनाने के समय, तो ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, जल देखिएगा कि जल में कमी हो जाता है, जितना जल डालते हैं उतना तो जल उससे निकलता नहीं है, तो ये जल उसमें चला जाता है, अंदर सोख जाता है। तो किसी किसी चावल में सोखने की जल क्षमता ज़्यादा होता है और किसी में क्या होता है, कम। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो थोड़ा सा फैलता है, बढ़ता है। ठीक है, मतलब होगा कुल द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा। फैलने का मतलब ये, बढ़ने का मतलब ये मत समझिएगा कि हाँ 5 किलो चावल, ये दाने के चावल मिला दिए, 10 किलो जल मिला दिए तो 25 किलो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। 5 किलो और 10 किलो 15 किलो तो अभिक्रिया के बाद भी कितना होगा, 10 किलो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप तौल के देख सकते हैं। अब 1 किलो दूध है, 1 kg मान लीजिए दूध है, दही जमाइएगा तो कितना, 2 किलो होगा, आधा किलो होगा, कितना होगा, 1 kg होगा तो 1 kg ही ध्यान रखिए दही रहेगा। आप कोई कहेंगे कि नहीं सर जी दही तो घट जाएगा, 1 किलो दूध से हमारा तो दही 2.5 साढ़े 7 सब बन जाता है, तो कब तौलिएगा। अब ये नहीं कि दूध, ध्यान रखिएगा, ऐसे मवेशी से निकाले, गाय भैंस से निकाले और उसके बाद ध्यान रखिए उसी समय तौल लिए और तब दही जमा के तौले। अरे उसको उबाला जाता है ना जी दूध को, तो उबालने में जल, ध्यान रखिएगा, इसमें जल भी होता है, तो जल कुछ वाष्प के रूप में चला जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ये कम होगा। जब इसको उबाल लीजिएगा तब तौल के आप दही जमाइए और उसके बाद दोनों को वजन तौलिए, देखिएगा सेम होगा। दही थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसमें छाछ मिलाया जाता है जिसको जोरन बोला जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा दही थोड़ा सा बढ़िए जाएगा, घटेगा नहीं। तो ये बोलिए यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया, H2O। तो अभी क्या बता रहे थे, ध्यान रखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है कि किसी रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी ना घटता है और ना ही क्या होता है, बढ़ता है, कुल द्रव्यमान सेफ रहता है। तो यहाँ नाइट्रोजन कहेगो, यहाँ कहेगो, ये बोलिए क्या सेफ है, संरक्षित है, कहेगा नहीं। तो इसको संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए क्या करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब बराबर करेंगे। तो यहाँ N 2 है तो यहाँ भी कई गो बनाना होगा, 2 गो, तो 2 गो। अब एक चीज़ और आपको 9th क्लास में बताए थे, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया ये H2O लिख दिया गया, तो इसके आगे जो होता है ना उसको बोलते हैं अणु बोलते हैं, क्या बोलेंगे। और यहाँ जैसे एक और बता, यहाँ समझिए, सिंपल छोटा सा एक, ये O2 है, तो O2 है, इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये इसका बताएगा परमाणु को, किसको बताएगा, परमाणु को। इसका अणु कहाँ पे होगा, तो अणु आगे गुणांक में होता है, तो अणु कई गो है, तो एगो अणु है। तो हम कह सकते हैं कि ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन के एगो अणु में इसका कई गो परमाणु है। इसी तरह से अगर लिख दिया जाए, ध्यान रखिएगा, यहाँ H2, तो क्या कहिएगा, इसका कई गो अणु, तो अणु कई गो, एगो, और परमाणु कई गो, 2 गो। तो किसी भी, ध्यान रखिएगा कि
कोई भी अगर ये तत्व है जब उसको संतुलित किया जाता है तो संतुलित करते समय ध्यान रखिएगा अणुओं की संख्या ही घटाया बढ़ाया जाता है, परमाणुओं की संख्या नहीं। परमाणु की संख्या जो आ गया वही रहेगा। जैसे यहाँ पर इसका परमाणु बोलिए कई गो है, एक गो। इसका परमाणु कई गो है, यानी टोटल अमोनिया के परमाणु कई गो हो गया, 4 गो। और अणु कई गो है, 1 गो। तब बदलेगा तो कौन बदलेगा? ये अणु की संख्या बदलेगा, ये नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, देखो 2 हो गया। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 दे दिए, देखो हो गया, संतुलित हो गया। ये सूत्र बदल जाएगा। ऐसा नहीं करना। अणु की संख्या ही बदलेंगे, परमाणु की संख्या नहीं बदलेंगे। परमाणु की संख्या बदलने से क्या हो जाता है? सूत्र बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 है तो ये 3 को रखते हुए क्या करेंगे? अब इसमें देखेंगे कि अणु की संख्या में क्या परिवर्तन करें कि नाइट्रोजन कै गो हो जाए? 2 गो हो जाए। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा? अब जब जैसे ही 2 लगेगी तो 2 तो दोनों के आगे है, नाइट्रोजन के भी आगे है और किसके? हाइड्रोजन के भी आगे है। तो हाइड्रोजन हो गया 3 दूना कितना? 3 दूना 5 होगा रही है, 3 दूना 5, 3 दूना कितना होगा? और यहाँ पे कितना है? तो यहाँ भी इसको भी ध्यान रखिए 6 बनाना होगा। तो 6 इसको नहीं बदल के बना देंगे, यहाँ पे लगाएंगे कितना? 3। तो 3 दूना ये भी कितना हो गया? तो अब हो गया ये संतुलित। तो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ध्यान रखिए संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण के जब प्रकार पढ़ेंगे। समझ रहे हैं क्या? फिर से एक बार कह रहे हैं, समझिए कि जब कोई, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक समीकरण में जो भी संकेत आए या सूत्र आए तो उसको जब भी संतुलित कीजिएगा तो किसकी संख्या बदलिएगा? अणु की संख्या बदलिएगा, परमाणु की संख्या नहीं बदला जाता है। परमाणु की संख्या बदल देंगे तो सूत्र बदल जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? H2O। अब संतुलित करने के लिए H यहाँ देख लेंगे कै गो है, यहाँ कै गो है, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन कै गो, यहाँ कै गो। तो यहाँ 2 लगा दीजिएगा तो अब ये जल ना रहेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये नहीं बदल सकते हैं, हमेशा याद रखना होगा आपको। परमाणु की संख्या अगर बदल दिए तो सूत्र क्या हो जाता है? बदल जाता है। इसको संतुलित करने के लिए बीच में भी मत लगा दीजिएगा कि ऑक्सीजन 2 गो है तो यहाँ 2 गो लगा दे, ले सर जी हो गए संतुलित। तो ये भी क्या होगा? गलत। आगे ही बदला जाएगा, ध्यान रखिएगा। अणु आगे होता है तो इसको बदलेंगे। तो यहाँ पे कितना लगाएंगे? 2 लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हाइड्रोजन कै गो हो गया? 4 गो। यहाँ पे 2 गए तो यहाँ पे कितना लगाएंगे? 2। संतुलित करने के लिए आपको सिखाएंगे, अभी घबराना नहीं है कि हाँ हमको नहीं है या ये सब कुछ भी, ठीक है। पहले ये बताइए, ये समझ में आ रहे हैं? यहाँ नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन आपस में विक्रिया करके क्या बना दिया है? तो ये एक लैंग्वेज है, मतलब भाषा के रूप में लिखा गया है। इसी को समीकरण के रूप में ये लिख दिया गया। तो इसको हम लोग कहेंगे, ध्यान रखिए, कौन सी? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का संक्षिप्त रूप है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का संक्षिप्त रूप। तो एक फिर से एक बार बोलिए, रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के संक्षिप्त रूप को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। यानी कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को जिस संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत? तो ये इसको रासायनिक समीकरण कहा जाएगा, ठीक है। अब समझिए कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है। रासायनिक समीकरण ध्यान रखिएगा 2 प्रकार के होता है। यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी लिखेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण ध्यान रखिए 2 तरह का होगा। कितना तरह के? 2। दोनों का नाम याद रखना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन 2 प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
इक्वेशन लिख लीजिएगा, ठीक है, जगह नहीं है, आगे लिख लीजिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा क्या है, असंतुलित। रासायनिक समीकरण, इसका नया नाम याद रखिएगा, नया नहीं मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको कंकाली समीकरण भी बोला जाता है, कंकाली समीकरण, ठीक है। इसको याद रखना होगा, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कंकाली समीकरण किसे कहेंगे। तो असंतुलित इंग्लिश में बोलेंगे ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो ये इसका दो प्रकार हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। पहले इतना नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको क्या बोलेंगे, अभी इंग्लिश में बोले थे ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। चलिए थोड़ा यहाँ समझिएगा, संतुलित का मतलब होता है बराबर। संतुलित का मतलब क्या, बराबर होगा। और ये रासायनिक समीकरण जो होता है, ध्यान रखिएगा, किसका संक्षिप्त रूप होता है। आप कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया का। किसका संक्षिप्त रूप, रासायनिक अभिक्रिया का। जैसे ये है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्लोरीन है। अब ये अभिक्रिया करके बना दिया HCl। क्या बना दिया, HCl। संतुलित करना होगा तो यहाँ हाइड्रोजन क्या एगो है, यहाँ क्लोरीन क्या एगो है, एगो क्लोरीन है, क्लोरीन दो गो है, और हाइड्रोजन क्या एगो, दो गो, क्लोरीन क्या एगो, हाइड्रोजन क्या एगो। तो यहाँ दो लगा देंगे ना तो दोनों दो दो गो हो जाएगा, हाइड्रोजन भी दो गो हो गया और क्लोरीन भी दो गो हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, यानी इस रूप में अगर ये लिखा गया तो ये कौन सा रासायनिक समीकरण है। तो बोलेंगे क्या कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के, या तीर चिन्ह के कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा कि तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। जितना परमाणु इधर होगा हाइड्रोजन का, उतना ही परमाणु इधर होगा। कैसे सर जी, हम कहें बताइए कि यहाँ पे कै गो है, एगो अणु है, परमाणु कै गो, तो टोटल परमाणु एगो में कै गो, दू गो। और यहाँ आप देख लीजिए कि दू गो अणु है, एगो परमाणु, तो दू एकम दो। यहाँ भी हाइड्रोजन के कै गो परमाणु हो गया, दू गो। यहाँ भी हाइड्रोजन का एक में दो से गुना किया था, कितना हो गया, दू गो। तो यहाँ भी दू गो परमाणु है, यहाँ भी कै गो परमाणु। क्लोरीन की बात कर ले तो बोलिए एगो अणु में कै गो परमाणु, तो गुना कीजिएगा, टोटल तो कै गो परमाणु हो गया। और यहाँ दू गो अणु में एगो परमाणु, तो बोलिए कि टोटल गुना करेंगे तो ये भी कितना हो गया, तो ये भी दो हो गया। यानी बोलिए दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या ना है, तो इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। या दूसरा तरीके से कह देंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया के दोनों तरफ, या अभिक्रिया मतलब अभिकारक और उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखिए, बोले लिखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक
तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, या इसको दूसरा तरीका से कह सकते हैं, अथवा वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होता है। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये Mg है और ये ऑक्सीजन है। Mg को क्या बोलेंगे? इसको मैग्नीशियम, और ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना दिया कौन सी? MgO। बोलिए दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं है? यहाँ Mg कएगो, यहाँ Mg कएगो, तो यहाँ एगो, यहाँ एगो, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कएगो है, इधर कएगो, तो यहाँ नहीं लगा सकते। यहाँ पे लगाइएगा तो ये Mg भी बदल गया, तो यहाँ भी क्या करना होगा? 2 लगाना पड़ेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन नाइट्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NH3। तो अब संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन कएगो, यहाँ कएगो, तो 2 के पारा में ना 3 है ना 3 के पारा में 2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे और ये चला जाएगा यहाँ पे। अब संतुलित हो गया। अब उसके बाद ध्यान रखिए, इसी तरह से अगर कह दे, ध्यान रखिए क्या, ये H2 है और ये Cl2 है, रिएक्शन करके क्या बना दिया? HCl बना दिया। तो ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, यहाँ पे कएगो? एगो। इधर ध्यान रखिएगा, क्लोरीन के कएगो परमाणु? 2, इधर कएगो? तो संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से इसको बोलेंगे कौन सी? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कुछ नियम है। किस नियम से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद असंतुलित देखिए। चलिए, संतुलित हो गया। अब हम लोग जानेंगे क्या? असंतुलित। रासायनिक समीकरण। इधर ध्यान दीजिए, असंतुलित में, असंतुलित का मतलब क्या होगा? कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होता है? बराबर नहीं होता है, उसी को क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में लिख दिए थे ना, ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे जी? वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या बराबर नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो लिखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका से भी इसको कह सकते हैं, वह रासायनिक समीकरण यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या तीर चिन्ह के परमाणुओं की संख्या तीर, यहाँ भी क्या तीर लिख दिया है क्या? इसमें उसमें तीर है, इसमें भी तीर चिन्ह के दोनों तरफ बराबर नहीं होता है। उसे प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होता है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे यहां समझिए, मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बना दिया। बोलिए कि ये संतुलित है कि असंतुलित है? तो दोनों तरफ देखेंगे कि प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं है। तो इधर बोलिए नाइट्रोजन कहेगो, इधर कहेगो, तो क्या बराबर है? तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी तरह से मान लीजिए कि ये जल है H2O, ये H2 और O2 मिलकर क्या बना दिया? H2O बना दिया। बोलिए हाइड्रोजन कहेगो, इधर हाइड्रोजन कहेगो, ऑक्सीजन कहेगो, इधर कहेगो, बराबर है? तो नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित, इसको अभी बोल दिया ना, क्या बताए थे? इसको कौन सा समीकरण कहेंगे? कंकाली रासायनिक समीकरण भी। अगर कोई आपसे पूछे कंकाली समीकरण किसे कहते हैं तो क्या कहिएगा? असंतुलित को। क्या बोलेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ क्या होता है? प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? असंतुलित या कंकाली समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है, इसको जानिए। रासायनिक समीकरण लिखने का क्या नियम है? तो अगला हेडिंग बनाइए, रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। ठीक है, रासायनिक समीकरण
लिखने का नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ध्यान रखिएगा कुछ नियम है। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या किया जाता है, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाएं लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? बाएं। और उत्पाद को तीर चिन्ह के किधर लिखा जाता है? दाएं लिखा जाता है। तो लिखिए रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को लिखने का निम्नलिखित नियम है। निम्नलिखित नियम है। पहले का ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए पहले। जैसे मान लेते हैं कि a प्लस बी जो है ये मिलकर बना दिया c प्लस क्या d। तो बोलिए तीर चिन्ह के बाएं क्या है? तो आप कहिएगा a प्लस बी है। तीर चिन्ह के बाएं क्या है? तो बोलिएगा a प्लस बी है, ये a प्लस बी है। तीर चिन्ह के दाएं क्या है? तो c प्लस d। तो इसको हम लोग बोलेंगे अभिकारक। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या बोलेंगे? अभिकारक। और इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद बोलेंगे। ये उत्पाद है। तो हमेशा आपको याद रखना होगा कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो अभिकारक और उत्पाद को हमेशा संकेत के रूप में, संकेत या सूत्र के रूप में लिखा जाएगा। ये अभिकारक में जो भी पदार्थ होगा ध्यान रखिए उसके संकेत लिखेंगे या सूत्र लिखेंगे। सूत्र होगा तो सूत्र, नहीं तो संकेत होगा तो संकेत। और अभिकारक को भी ध्यान रखिए, उत्पाद को भी ध्यान रखिएगा, क्या करेंगे? उसके रासायनिक संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरा ध्यान रखिएगा कि अभिकारक यदि एक से अधिक होगा तो उसके बीच में किसका प्रयोग करेंगे? प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एक से अधिक होगा तो जैसे यहाँ ए और बी कै गो है? 2 गो है ना अभिकारक, तो इसके बीच में किसका चिन्ह लगाया गया है? उत्पाद में भी ध्यान रखिए अगर एक से अधिक है तो उसके बीच में भी क्या होगा? प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्लस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अच्छा, तीसरा ध्यान देना होगा आपको कि उत्पाद को हमेशा तीर चिन्ह के दाएं लिखा जाता है, इधर नहीं लिखेंगे। लिखने का नियम हमेशा ध्यान रखिएगा, उत्पाद को तीर चिन्ह के दाएं है और अभिकारक को तीर चिन्ह का क्या है? बाएं। तो पहला लिखिए, हेडिंग बनाए, पहला बोले, इसको मिटा रहे हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों भाग लेने वाले अभिकारकों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से तीर चिन्ह के हमेशा बाएं लिखा जाता है। दूसरा लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित या बने उत्पाद को, ठीक है, फलस्वरूप बने उत्पाद को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से तीर चिन्ह के हमेशा
दाएं लिखा जाता है, फिर 3 लिखा गया, ये 3 पीछे नहीं छोड़ रहा है। तीर चिन्ह के हमेशा दाएं लिखा जाता है। तीसरा, यदि अभिकारक क्या होगा, 1 से अधिक होगा तो उसके बीच किसका चिन्ह, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और उत्पाद भी 1 से अधिक होगा तो उसके बीच भी किसका चिन्ह, प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यदि अभिकारक एवं उत्पाद एक से अधिक हो तब उनके बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा लिख लीजिएगा, देखिए अभिकारकों और प्रतिफलों को दोनों को अलग करने के लिए बीच में किसका, तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का, चाहे तीर चिन्ह से अलग किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों को तीर चिन्ह ऐसे बना लेना है, ये तीर है, तीर चिन्ह से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। इसका अर्थ क्या होगा कि अभिकारकों और ये ध्यान रखिए प्रतिफलों या उत्पादों के बीच किसका, तीर चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ताकि पता चल जाए कि ये अभिकारक है और ये क्या है, प्रतिफल या उत्पाद है। ये रासायनिक समीकरण लिखने का नियम हो गया। अब हम लोग जानेंगे, ध्यान रखिएगा, कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या फायदा है। आखिर रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में क्यों लिखा जाता है, इसको लिखने से क्या फायदा है। तो चलिए इसको मिटाएं। चलिए अब हम लोग